नमस्कार, आज़ाद भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं ऐरा बुजुर्ग में ग्रामीण चौपाल जो लगा हुआ है यहाँ पर उपस्थित हैं और तमाम शासन द्वारा जो है यह अनिवार्य है कि सभी अधिकारी इसमें उपस्थित हों, संबंधित सभी जो कि गांव की समस्या को जो है हल कर सके चौपाल द्वारा। लेकिन आज जो है देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर चौपाल में जो है केवल मात्र आज पशु चिकित्सा अधिकारी ही यहाँ पर उपस्थित हैं जो कि अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी दिया और लोगों को जो है दवा भी वितरण किया। पशु चिकित्सा अधिकारी रासेपुर के और प्रभारी आप हमारे यहाँ उपस्थित हैं और मैं उनसे यह जानना चाहूँगा कि आप जो है यहाँ पर आए और आने के बाद जो है किन किन समस्याओं पर लोगों ने चर्चा किया। हम EN यादव जी से हम आपसे रूबरू कराते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि वो चर्चा क्या क्या हुई और आप उपस्थित थे उस पर किन लोगों ने किन किन विषयों पर चर्चा आपने किया। तो हम पहले तो आपकी पूरी परिचय दें और फिर उसके बाद जो है पूरी बात बताएं। मैं डॉक्टर ईश्वरी नारायण यादव, पशु चिकित्सा अधिकारी तरवा एवं प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारी राजकीय पशु चिकित्सालय रासेपुर। मैं इस चौपाल में आया हुआ हूँ पशुपालन विभाग की ओर से और इस चौपाल का मैं नोडल अधिकारी भी हूँ। और मैं जो है यहाँ पर आया तो व्यवस्था प्रधान जी चौपाल के किए और लोगों को सूचना दिए, लोग आए। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये बना रहा कि जो हमारे ग्राम पंचायत में निर्बल आवास आया तो इसमें जो लाभार्थियों के नाम आए हैं उस सूची में वह हमारे पड़ोसी ग्राम पंचायत ऐरा खुर्द के लोगों का नाम है। और इस तरह से न यह योजना ऐरा खुर्द के लोगों को मिल सकती है और न ही ये योजना इस ऐरा बुजुर्ग ग्राम पंचायत के लोगों को मिल सकती है। यह कहीं न कहीं लिपिकीय त्रुटि है, इसे लापरवाही कहा जाएगा। और पूरे जो भी लोग चौपाल में आए थे ग्रामवासी लोग, सभी लोगों ने एक सुर से इसी पर किसी न किसी रूप में अपनी बात कही। इसमें काफ़ी गरीब लोग भी आए थे जिनके पास आवास नहीं है और प्रधान जी ने कहा कि मैं अपने यहाँ सूची बनवा के दिया था, सूची हमारी फीड भी हुई, पता नहीं कैसे नाम चेंज हो गया। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने इसको सुधरवाने के लिए उच्चाधिकारियों से पत्राचार किया है और सुधर जाने की संभावना है। तो यह एक चौपाल के माध्यम से भी मैं उच्चाधिकारियों को संदेश प्रेषित करना चाहूँगा और अन्य विभाग के लोग को भी, जैसा कि जिलाधिकारी महोदय का पत्र मिला हुआ है, सभी विभागों को, उनके जिला स्तरीय अधिकारियों को ये पत्र पृष्ठांकित हैं, लेकिन उन विभागों से और कोई आया नहीं है। यह बड़ा ही खेद का विषय है और लोगों को आना। क्या इस मुद्दे पर ग्रामीण चर्चा नहीं कर रहे थे? नहीं, ग्रामीण तो कह रहे थे कि उस विभाग के लोग आए नहीं, हम लोग किससे कहें, और लोगों ने आया नहीं कोई। तो यह अच्छी चीज़ नहीं है और लोगों को आना चाहिए। ये समाचार मीडिया के माध्यम से मैं यह सूचना भी प्रेषित कर रहा हूँ कि जो अन्य विभाग हैं जो कि पत्र में जिला अधिकारी महोदय का उल्लेख है, कोई नहीं आया। यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग के लोग कोई नहीं थे, लेकिन यहाँ के जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय थे, उन्होंने विद्यालय के बाउंड्री वगैरह की बात रखी और इससे जो है सब लोग सहमति अपनी व्यक्त दी कि एक नई बाउंड्री ऊंची करनी चाहिए। स्थानीय लोग जो है उसमें दांग करके, बाउंड्री कूद करके लोग व्यवस्था को कुछ डिस्टर्ब करते हैं, तो उस पर सबको सहमति थी। मैं चूँकि पशुपालन विभाग के होने के नाते मुझे ज़्यादा जानकारी पशुपालन विभाग के संबंधित ही है। हमने पशुपालन विभाग के वजह से मैं विभिन्न तरह के जो स्वरोजगार परक गतिविधियां हैं, मैं जैसे डेयरी उद्योग, बकरी पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, इस पर मैं लोगों से विस्तृत चर्चा किया और लोगों ने कहा कि हम बताया कि कैसे इसको हम लोग उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और इससे उत्पादन को से उचित मूल्य ले सकते हैं। क्योंकि समस्या ये है कि हमारे यहाँ के लोग उत्पादन तो कर लेते हैं, लेकिन अभी उनको बाज़ार से जुड़ने का हुनर नहीं है और इस पर जो है काफ़ी कार्यशाला आयोजित करने की आवश्यकता है। मैं अपने डेयरी क्षेत्र के में उन्होंने कहा
लोगों को बताया कि देखिए जब तक आप संगठित नहीं होंगे तब तक आप उचित जो है लाभ नहीं पाएंगे, और संगठित होने के लिए आपको समूह बनाने पड़ेंगे। समूह में 15 से लेकर 20 सदस्य होते हैं, और इनका जो है समूह का पंजीकरण होता है। हर ज़िले पर रजिस्टरिंग है जो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रार। तो ये जैसे समूह लोग बनाए हैं, तमाम गांव में समूह बना के पड़े हुए हैं और संचालित भी हो रहे हैं, उसके माध्यम से लोग काम भी कर रहे हैं। तो क्या समूह में के माध्यम से किस तरह से लोगों को जो है पशुपालन विभाग द्वारा जो है उनको सहयोग दिया जा सकता है? मैंने बताया ना कि समूह अगर से लोग जुड़ेंगे तो इस समूह में जो धन की मुहैया कराई जाएगी ये प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ही उपलब्ध कराई जाएगी। और इसका प्रस्ताव जब दिया जाएगा तो समूह अगर जब बकरी पालन करना चाहेंगे तो उनको जो है प्रत्येक सदस्य को जो है 1 यूनिट बकरी दी जाएगी। 1 यूनिट बकरी का मतलब ये होता है कि 5 बकरी 1 बकरा है ना। डेयरी पशु की बात करेंगे वो, तो उनको एक डेयरी पशु की व्यवस्था कराई जाएगी, उसके अनुसार धन दिया जाएगा। और फिर उसके बाद इन लोगों की गतिविधि देखी जाएगी, ये लोग पशुओं का के साथ इन लोगों का बर्ताव कैसा है, ये पशुओं का प्रबंधन बढ़िया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर जब उनको प्रबंधन नहीं आता है तो जहाँ से उनको जानकारी मिल सकती है अपने पशु अस्पताल से संपर्क करके पशुओं के रखरखाव संबंधी बात जान सकते नहीं जान सकते क्योंकि क्या मंशा है। अगर जो ये लोग सही प्रगतिशील है, प्रगति करना चाहते हैं, जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं और संबंधित स्रोतों के संपर्क में ये लोग आते हैं तो इनको माना जाएगा कि इनका जागरूकता का स्तर बढ़ा है और ये अच्छा करेंगे, अच्छा करना चाहते हैं तो इनको फिर दूसरा पशु दिया जाएगा। और वो पशु दुधारू हमेशा दूध के रूप में रहेगा, वही पशु इनको दिया जाएगा। ये नहीं है कि ये कोई सा भी पशु लेकर रख लें, क्योंकि यहाँ तो उत्पादन की बात है। अगर जब हमारे पशु डेयरी पशु है, दूध देगा तभी उत्पादन माना जाएगा। बकरियां हैं वह इस अवस्था में हों कि वो ब्रीडिंग एज में हों, वो जो है बच्चे देने की अवस्था में हों, तब वो ये जो है उससे इनका उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि बकरियों में बच्चे ही उत्पादन है। अच्छा, तब इनसे बताया ऐसे कहेगी कि ऐसे आप रोगरोधी क्षमता कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, तो उसके लिए हर बीमारियों का उनको टीका लगवाना पड़ेगा। पशुओं में टीका समय से लगवाएंगे। और इसके बाद खान पान की व्यवस्था है, तो खान पान की व्यवस्था में पशुओं के देखिए जितने भी जो है जुगाली करने वाले पशु हैं उनके भोजन में हरे चारे का कोई विकल्प नहीं है, हरा चारा ज़रूर चाहिए। साथ में उनको जो है थोड़ा बहुत टहलने के लिए भी समय चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर रखने के लिए भोजन के साथ साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। तो अगर जब मान लीजिए आजकल चारागाह की कमी है, चराने की कमी है, तो हम उस पशु को थोड़े दूरी में उसको कुछ समय के लिए खुला रखेंगे ताकि उसमें वो चहलकदमी कर सकते हैं। नहीं कि एक खूंटा से उठाया दूसरे खूंटे बांध दिया, ऐसे नहीं चलेगा। इस तरह से उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। इसी तरह बकरियां हैं तो उनको हम बाड़ा बनाएंगे, बाड़ा बना करके उसमें जो है जगह जगह हम पोल गाड़ करके उसमें कुछ झाड़ झंखाड़ की टहनी ला करके और उनको बंडल बना के लटका देंगे। उस पर इसमें से उसमें वो दौड़ेंगी, खाएंगी, तो उनका भी एक्सरसाइज हो जाएगा। ये है। दूसरी चीज़ ये देखना है कि हमें ऐसे समय से बकरियों के जो बच्चे हैं ऐसे समय आना चाहिए कि वो बच्चों को ठंड और गर्मी से प्रभावित ना हो। जैसे अगर जब मान लीजिए आपकी बकरी अगर जब नवंबर के लास्ट में बच्चा देती है तो हो सकता है कि दिसंबर में ठंड बढ़ जाए और वो बच्चा ठंड को न झेल पावा, वो मर जाए। इसी तरह से अगर जब आपकी बकरी मान लीजिए अप्रैल में बच्चा देती है तो ऐसे समय जो बच्चा जो है लू की चपेट में आ जाएगा। अप्रैल के बाद मई का महीना आएगा, 1 महीने का बच्चा नहीं हुआ, 15 का बच्चा नहीं हुआ, लू बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया तो नहीं झेल पाएगा, वो मर जाएगा। तो इस तरह से हमें ये जो है वो करना। इसी तरह से हमें ये देखना जो हमारा डेयरी पशु है अगर उसका बच्चा कब आ रहा है, उसका बच्चा अगर जब मान लीजिए क्वार के महीने में आता है ना, तो उसके जस्ट बाद लगन शुरू होगी। लगन शुरू होगी तो आपके दूध की अच्छी कीमत मिलेगी। हमारे डेयरी पशु का बच्चा अगर जब आपका माघ के महीने में आता है या जनवरी या फरवरी में आता है ये कह सकते हैं, उसके बाद ग्रीष्मकालीन लगन स्टार्ट होती है, सीजन स्टार्ट होता है, दूध की खपत बढ़ जाती है, तो उस समय जो है दूध की कीमत अच्छी मिलेगी। इसी तरह से बकरी के बच्चे अगर जब हम बकरी पालन कर रहे हैं तो बकरियों के बच्चे अगर जब सितंबर लास्ट या अक्टूबर मध्य तक बच्चे आते हैं
तो ठंड आते आते वो बच्चे काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि 1 महीना में बकरी का बच्चा जो है चारा दाना खाने लगता है, तो वो जो है मौसम की मार नहीं झेल पाएगा, ठंड से प्रभावित नहीं होगा। इसी तरह से बकरी के बच्चे अगर जब मान लीजिए फरवरी में आते हैं या 15 मार्च से पहले आते हैं, तो वह जो है ठंड से प्रभावित नहीं होंगे और वो आराम से गर्मी से बच जाएंगे, क्योंकि फरवरी में मार्च में बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती है, बहुत गर्मी भी नहीं पड़ती है। जब लू का समय आएगा तो लोग मजबूत हो जाएंगे, तो इस तरह से इनमें मृत्यु दर कम रहेगी। और टीका रोग रोधी तमाम सब बीमारियों के लगते हैं। जैसे सर इस समय जो टीके जो चल रहे हैं, इस समय किस जानवर को टीका जो लगवाने का जो है और कहाँ कहाँ लग रहा है? इस समय जो है अभी तो टीका नहीं लग रहा है। अभी हमारा जो है दिसंबर में जो है खुरपका मुहपका का हमारा अभियान चल रहा था और ये 31 दिसंबर को पूर्ण हो गया और इसमें अधिकांश पशुओं को टीका लग गया। इसमें हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि हमारे जो टीका है इसमें भारत सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि पशुओं में टैग नहीं तो टीका नहीं, क्योंकि टीका को ऑनलाइन भरने के लिए पशु का टैग नंबर चाहिए, पशुपालक का आधार नंबर चाहिए, उसका मोबाइल नंबर चाहिए। यदि इतनी सूचना हमको नहीं मिलती है तो हम उसको ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं। हम लोग काफ़ी जद्दोजहद में पड़ते हैं, बहुत परेशान होते हैं, हम लोगों को विभागीय डांट भी खानी पड़ती है, चेतावनी मिलती है तमाम तरह की, लेकिन पशुपालक हैं कि इसका संज्ञान नहीं लेते, इसमें सहयोग नहीं करते हैं और इस कारण जो है टीकाकरण का परसेंटेज कम है। और इस तरह से हमें भी बड़ा अफसोस है कि बीमारी फैलने का खतरा रहता है, बीमारी फैल सकती है और फैलेगी तो काफ़ी नुकसान करेगी, है ना। तो हम आपके माध्यम से पशुपालक लोगों से अनुरोध करेंगे कि वो लोग हम लोगों का सहयोग करें, पशुओं की टैगिंग कराएं और टीका लगवाएं। टैगिंग कराने का फ़ायदा ये है कि वह पशु आपका वैध प्रॉपर्टी है, आप उस पर पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवा करके उस पर आप लोन ले सकते हैं, जो साल भर के लिए ब्याज मुक्त होता है। आप जो है उन टैग लगने से उन पशुओं का जो है आप बीमा कराएंगे, तो अगर जो साल भर के अंदर कोई कैजुअल्टी होती है जिसमें पशु की मृत्यु हो जाती है, तो जितने पैसे का बीमा होता है वह पैसा आपको बीमा कंपनी के द्वारा भुगतान हो जाएगा। और एक सबसे बड़ी योजना ये है आजकल हमारी सरकार की गौ संरक्षण की है, जिसमें आप अस्थायी गौ आश्रय स्थल अथवा कान्हा हाउस या काजी हाउस से आप गोवंश लेते हैं तो वो 30 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आपको प्रोत्साहन राशि मिलती है। आप इसकी शिकायत न करें कि हम 30 रुपये में पशु को नहीं खिला पाएंगे, क्योंकि भूसा जो है 12 रुपया 14 रुपया किलो है और एक पशु को कम से कम 4 किलो भूसा चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि 50-60 रुपये का भूसा हो जाएगा, तो उसमें पशु का पेट नहीं भरेगा। और वह राशि न आपको पशु का पेट भरने के लिए नहीं दी जा रही है। 30 रुपया में सबको पता है कि पशु का पेट नहीं भरेगा, वह आपको एक प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जा रही है। और ये इसका जो है आप ध्यान रखें और पशुओं का सेवा करें। जैसा कि पशुओं की समस्या पूरे उत्तर प्रदेश में, ख़ास तौर से हमारे क्षेत्र में तो काफ़ी देखने को मिल रहे हैं कि हर चट्टी चौराहे पर आप जो है कहीं जाम कर दे रहे हैं, कहीं रात बिरात्र को जो है एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, पशु भी घायल हो रहे हैं। उसके द्वारा जो है रात को अंधेरे में जो है जो काला अगर कोई जानवर आ जा रहा है तो ऑटोमेटिक जो है लड़के जो है घायल जा रहे हैं। कई मौतें भी हो चुकी हैं ये पशुओं से, तमाम आपको सुनने को मिला है। लेकिन इस पशु जो समस्या जो उत्पन्न है, तो आप इस समस्या से कैसे निजात दिलाई जा सकती है? और तमाम जो है गांव में जो है शासन सरकार द्वारा जगह जगह पर जो है पशु शाला बनाए गए हैं, तमाम टीन सेट बनाए गए हैं, तो क्या जितने भी गौशाला हैं वह गौशाला अभी कोई ऐसा गौशाला नहीं है जहां पर वह जो है पूरा भरा पड़ा नहीं है, और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, गौशाला भी बढ़ाया जा रहा है, सरकार का पैसा भी ख़त्म हो रहा है। और जो है हम जानवर त्यों का त्यों जो है फिर जो है रात को जो है मचान लगा के लोग जो है इतना कड़ाके ठंड में लोग जो है अपनी फसल को बचा नहीं पा रहे हैं। सरकार कहती है कि हम जो है किसान को जो है आय दूनी करेंगे। हम सरकार कैसे आय दूनी होगी जबकि किसानों का जो है फसल ही नहीं हो पाएगी? तो ये बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या से पशुओं को जो है कैसे, पशुओं से किसान कैसे बचें कि उनकी फसल कैसे बचे, इसका अब इसको कैसे इस पर हम थोड़ा सा आपका प्रकाश चाहते हैं। देखिए,
इसमें ये है कि शासन द्वारा मतलब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है मनरेगा कन्वर्जेंस योजना के तहत लोगों को पशु शेड, पशु बाड़ा, चरनी इत्यादि की सुविधाएं दी जा रही हैं। और हम जो है क्षेत्रीय खंड विकास अधिकारी महोदयों से भी इस मामले में अनुरोध करना चाहेंगे कि वो लोग जो है उन्हीं लोगों को ये सुविधाएं दें जो हमारे गो स्थलों से, चाहे वो अस्थायी हों चाहे गौ सेवा आयोग के हों, वहाँ से पशुओं को सुपुर्दगी में लेते हैं तो उनको प्राथमिकता के तौर पर इसकी लाभ मिलना चाहिए। लेकिन मैं भी प्रायः क्षेत्र में देखता हूं कि ऐसा हो नहीं रहा है। और जिन लोगों के पास सेट गए हैं या चरनी गई है या जो भी सुविधाएं गई हैं मनरेगा कन्वर्जेंस के माध्यम से, वो लोग जो है गौशालाओं से पशु लेने में रुचि नहीं दिखाते हैं। और हम इसके बारे में और कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन सर जैसे टीन सेट मिला है, शासन द्वारा यही मंशा है कि तमाम लोग जो है पशु इकट्ठा करके जो है पशुओं को कम किया जाए। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिला है कि टीन पैसा तो उतर गया लेकिन टीन सेट है नहीं है, वहाँ पर पशु बंधे नहीं हैं। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसकी भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं व्यवस्था ही है, क्योंकि ये सुविधाएं जो है शासन की स्थानीय निकाय के माध्यम से ही लोगों को दी जाती हैं। इसी तरह से जो आपके कह रहे हैं कि गोवंश घूमते हुए सड़कों पर आते हैं, लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, इनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी स्थानीय निकाय की है। स्थानीय निकाय का मतलब है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर महापालिका, जहाँ पर जो लागू हो। लेकिन अब यह है कि इसमें चूँकि पशु शब्द जुड़ा हुआ है तो सब लोग पशुपालन विभाग को पहले पकड़ लेते हैं, जहाँ के यहाँ से कोई समस्या का समाधान नहीं होना है। क्योंकि यह आज का नियम नहीं, ये बहुत पुराना नियम है। यह इंडो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने में 1860 का बना हुआ नियम है और तब से प्रचलन में है। उसको भारत सरकार ने आज़ादी के बाद सच जो है उसी तरह से अक्षरशः जो है ग्रहण कर लिया और वो प्रचलन में है, आज भी प्रचलन में है। तो मैं चाहूँगा कि गांव के लोग जागरूक हों और जो भी गोवंश बाहर घूमते हुए मिलते हैं अपने नज़दीकी गो आश्रय स्थल पर जो है उसको जमा करावें, वहाँ लेने से कोई मना नहीं करेगा। नहीं सर, जैसे तमाम गौशाले भरे पड़े हैं और रोड पर जितना गौशाला में जो है पशु हैं उससे ज़्यादा कहीं जो है आपको जो है रोड पर ही दिखाई देंगे, चट्टी चौराहे पर दिखाई दे रहे हैं पशु, और बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। तो इसको कैसे, किस तरह से इसको मतलब मेंटेन किया जा सकता है? देखिए, इसमें दो पक्ष है, एक जनमानस का पक्ष है और एक सरकार का पक्ष है। दोनों लोग, जनमानस के लोग हैं कि इनको छोड़ देते हैं, दूध निकालने के बाद छोड़ देते हैं, यह गलत परंपरा है कि आप दूध निकाल के छोड़ दे रहे हैं। दूसरी चीज़, शासन को भी, सरकार को भी चाहिए कि जैसे हर क्षेत्र का व्यवसाय स्थापित है उसी तरह से पशुपालन और मवेशियों का भी पशु हाट और इस तरह की व्यवस्थाएं संचालित कराई जाएं, जिससे लोग बाग जो है वैधानिक विधि सम्मत व्यवसाय कर सकें। इससे क्या है कि पशुपालकों को भी आमदनी बढ़ेगी, अपने पशुओं की खरीद बिक्री करेंगे तो, और शासन के राजकोष में भी, सरकार के राजकोष में भी इससे धन जो है क्रय शुल्क या विक्रय शुल्क के रूप में जाएगा। तो दोनों ही लाभान्वित होंगे और जो भी पैसा राजकोष में जाएगा वह लोगों के विकास में खर्चा होगा। तो ये हमारे समय से हमारा ये सुझाव है और इस पर आप सभी लोगों के और क्या सुझाव हैं आप लोग शासन से कहें, जो भी मंशा उसके अनुसार जो है कार्रवाई, सरकार जो भी निर्णय लेगी उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है आज़ाद भारत न्यूज़ में अपना समय दिया और साथ ही जो है काफ़ी जानकारी पशुओं संबंधित दिया, इसके लिए बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं। और साथ ही मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि आप जो भी शासन की योजनाएं हैं, पशु समस्याएं हैं, वास्तविक है कि इसके कोई हर लोग जो है दोषी बनाते हैं कि नहीं, इसका सचमुच कौन दोषी है, सोचने वाली बात है। दूध खा के जो है हम लोग छोड़ देते हैं और उसको फिर उसके बाद जो है ज्यों कहते हैं। हम अगर छोड़ना बंद कर दें तो शायद इस पर जो है सरकार भी जो है इस पर सफल रहेगी। हम आप जो है उसको अब किस तरह से कहा जाए कि कौन दोषी है कौन क्या है, लेकिन हम भी यही मानते हैं कि ज़रूर हम लोग ही दोषी हैं जो कि हम छोड़ देते हैं।
अगर उसको छोड़ना कम कर दें तो अवश्य ही जो है रोड पर टहलना पशु जब हमको दूध की आवश्यकता होती है, दूध हम पीते हैं, उस बछड़े को जब आवश्यकता ख़त्म हो जाती है तो फेंक देते हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसे जितने भी लोग हैं, हम निवेदन करना चाह रहे हैं कि इस तरह का कार्य न करें जिससे जो है व्यवधान हो, पशुओं की समस्या और बढ़ जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।